So hello students, today we'll discuss about the class 8 foundation physics. फिजिक्स के बारे में जान लेंगे. बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है. बहुत एनर्जेटिक अगर मेरे को दिखा है तो वो छोटे बच्चे दिखते हैं जो उन पे वो जो नॉलेज जो लेने का ऐसा एक जज्बा दिखता है ना, वो बहुत उनको देख के बहुत मज़ा आता है, याद रखिए, ठीक है. सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द क्लास 8 फाउंडेशन. और पहला टॉपिक मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, फोर्स एंड प्रेशर. क्या स्टार्ट करेंगे? फोर्स एंड प्रेशर. सो आई विल टेक द हेडिंग, दैट इज अ फोर्स and pressure. So what is the meaning of the force and pressure here? So we are discussing about the class 8. क्लास 8 के बारे में जो कि फाउंडेशन से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे डाटा अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है. तो क्लास 8 में अगर पहला चैप्टर अगर आप ओपन करते हो तो विल गेट द फर्स्ट वन चैप्टर, दैट इज अ फोर्स एंड प्रेशर हियर. सो विल डिस्कस इन द ब्रीफ. मैं आपको ब्रीफ में लेके जाने का ट्राई करूंगा एज मच एज पॉसिबल. ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. दैट इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन. सो दैट इज अ बेसिक इंट्रो. आई विल राइट डाउन एज अ बेसिक इंट्रो. सो इन द बेसिक इंट्रोडक्शन अगर आप देखते हो तो बहुत सारे जो है ना, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द सर्टन काइंड्स ऑफ द फिनोमेनॉन, ये आपको दिखेगा. बट डोंट वरी, पूरा डेप्थ में जाके समझाऊंगा फ्रॉम द बिगिनिंग. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूटन्स लॉज. बट उससे पहले मैं आपको पूरा फिजिक्स समझाऊंगा. फिजिक्स है क्या चीज़? फिजिक्स अगर सीखते हैं तो किस तरीके के हमको फिजिक्स को हैंडलिंग करना चाहिए, किस तरीके से हमको फिजिक्स के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहिए, मैं पूरा समझाता हूँ फ्रॉम द बेसिक. तो अगर आप देखते हो तो फिजिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिक्स हियर? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस. वो बड़ी डेफिनेशन है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, हाँ, ठीक है. अगर आप देखते हो तो मैं इसका पीपीटी का भी यहाँ पे यूज़ कर सकता था, लेकिन पीपीटी से इमेजिनेशन ख़त्म होता है, और जिसका इमेजिनेशन ख़त्म होता है, याद रखिए, वो फिर वो फिजिक्स में कमांड नहीं ला पाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ इमेजिनेशन में ही चलती है. लेट सपोज कंसिडर जे अपन वर्ड्स यूज करतो बेटा, ते कशासाठी अपन यूज करतो, ये क्यों हम यूज करते हैं? लेट सपोज कंसिडर, वो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती लेकिन हम इमेजिन करते हैं, और इसलिए आइंस्टाइन ने बोला है इमेजिनेशन इज ग्रेटर देन द नॉलेज. बट मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, नॉलेज लोगे तो ही इमेजिनेशन बढ़ेगा. इज दैट राइट? कुछ ना कुछ तो भी नॉलेज अच्छा होना चाहिए, प्योर. इसलिए मैं पीपीटी, वो फोटो जो जनरल अगर आप एनिमेशन देखते हो तो उस पर मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ. ये बोर्ड पे ही मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, ठीक है. तो इसी कारण मैं पीपीटी यहाँ पे नहीं बनाया, तो आप समझ लेना. तो फिजिक्स के बारे में जान लेना यानी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच, यू नो, ये ब्रांच है. वहाँ पे हम रूल्स को डिस्कस करते हैं, किस रूल्स के हिसाब से ये नेचर काम करता है, ठीक है. अब रूल्स दो तरीके से हो सकते हैं. कुछ रूल्स रियल्स में हम ऑब्जर्व करते हैं, रियल, और कुछ रूल्स हम इमेजिनरी में ऑब्जर्व करते हैं. वहाँ पे इमेजिनरी कंसेप्ट ही ज़्यादा अप्लाई होते हैं, ठीक है. जैसे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी बेस्ट, दैट इज आइंस्टाइन, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इमेजिनेशन की तरफ जाता है, लेके जाता है. बट रियल में अगर आप देखते हो तो न्यूटन इज़ अ बेस्ट, जो कि हम डे टू डे लाइफ में रियल चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, रियल चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं बाय अप्लाइंग द रियल फोर्सेस. ओके, और रियल फोर्सेस एक बेस्ट एग्जांपल है न्यूटन्स लॉज. क्लियर? तो एक तो समझ में आ गया फिजिक्स यानी क्या है. जो पूरा नेचर है, ये पूरा जो नेचर है एक पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से चलता है. उस रूल्स को अंडरस्टैंड करना और उसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिक्स. ओके, बट कुछ रूल्स रियल में होते, कुछ इमेजिनरी होते, और जहाँ पे रियल प्लस इमेजिनरी वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है. यू नो द कॉम्प्लेक्स नंबर, यू नो द सम पार्ट इज अ रियल, अनदर पार्ट इज अ इमेजिनरी. तो 2 पार्ट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड किया जा सकता है. मैं आपको पूरा समझाऊंगा इन द डेप्थ, बट स्लोली. अभी तो ये क्लास 8 का है ना, तो इतना ज़्यादा मेरे को ऊपर के लेवल पे लेके जाने का नहीं है, ठीक है. सो इंट्रोडक्शन में समझ में आया कि बाबा अगर रियल चीज़ों को, हमें रियल रूल्स को अगर देखना है, नहीं देख पाता हूँ, अप्लाई कर पाता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ रियल. बट इमेजिनरी में आइंस्टाइन चलता है, जैसे रिलेटिविटी हो, ठीक है, ग्रेविटी हो,
ठीक है। और ग्रेविटी और याद रखना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कभी एक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। रिलेटिविटी के दो टाइप है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसकी रिलेटेड में पूरा जब मेरा ये कोर्सेस अभी लॉन्च होंगे ना तो उसके बाद मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा फॉर दी हायर लेवल, ओके। तो वहाँ पे मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा आइंस्टाइन के रूल किस तरीके से फॉलो होते हैं, न्यूटन के रूल्स कहाँ पे फॉलो होते हैं, या फिर आइंस्टाइन ने न्यूटन का किस तरीके से यूज किया और एक खुद का वर्ल्ड बनाया, इमेजिनरी वर्ल्ड, मैं पूरा समझाऊंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी उसको टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे रियल चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, रियल यानी न्यूटन्स के लॉज को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जैसे ग्रेविटेशन हो, ठीक है, ग्रेविटेशन का लॉज हो, या फिर काइनेमेटिकल इक्वेशंस हो। So these are the kinematical equation, we are representing us the real equations, real equation को represent करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हमने कौन सा चैप्टर को स्टार्ट किया, फोर्स एंड प्रेशर। वहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन को हमने स्टार्ट किया। फोर्स को अगर मेरे को जानना है तो न्यूटन के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो बेसिक इंट्रोडक्शन को हमने स्टार्ट किया। दो चीज़ें फिजिक्स में की जाती हैं, कुछ रियल्स होते हैं, कुछ इमेजिनरी होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन यानी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बाद में अगर आप रियल अगर फोर्सेस को देखते हो तो उसमें मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बाद में पूरा समझाऊंगा, उससे काइनेमेटिकल इक्वेशन को न्यूटन ने कैसे ईजाद किया और किस तरीके से अप्लाई किया पूरा समझाऊंगा। लेकिन स्लोली स्लोली, एकदम सडनली मैं डिफिकल्टी इंक्रीज नहीं करूंगा, स्लोली स्लोली समझाऊंगा, ओके। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं रियल फोर्सेस को। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड द न्यूटन्स लॉज। न्यूटन के जो लॉज है मोशन को मेरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब न्यूटन के लॉज 3 हैं, सो देयर आर द हाउ मेनी लॉज, देयर 3 लॉज, ओके। यहाँ पे दिक्कत ही है, देयर आर द 3 लॉज। तो फर्स्ट लॉ क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये तो 7 फाउंडेशन का स्टूडेंट भी समझाएगा, ठीक है, इनर्शिया। सेकंड लॉ दैट इज अ लॉ ऑफ मोमेंटम, किंवा सरळ सरळ एक वर्ड यूज आपण यूज करून टाकू, मोमेंटम लिहून टाकतो। और थर्ड चीज है दैट इज एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो 3 लॉज के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय द इनर्शिया। सेकंड वी विल डिस्कस व्हाट इज मीन बाय द लॉ ऑफ मोमेंटम हियर। एंड थर्ड चीज जो कि थर्ड थिंग है दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे, क्लियर। तो पहले इनर्शिया को अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनर्शिया, यू नो। अब ये फिलहाल तो मैं इसके बारे में जंप नहीं करूँगा, ये फिलहाल मोमेंटम को थोड़ा साइड में रख देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आएगा फोकस किस पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिग को मैं क्या करूँ, ये कर पीना। तो इनर्शिया के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल तो मोमेंटम और एक्शन रिएक्शन को थोड़ा साइड में रख देते हैं, क्लियर। तो इनर्शिया क्या बोलता है, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि बाबा खाली 2 ही स्टेट्स होती हैं। देयर आर how many states, 2 states, one is a rest। अगर आप कुछ बॉडीज को देखते हो तो किस में होती हो, मोशन, ठीक है। तो रेस्ट मीन्स व्हाट एंड मोशन मीन्स व्हाट, कैन यू हैव आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। रेस्ट यानी क्या, अगर आप मान लेते हैं एक टेबल मैंने लिया, दिस इज अ टेबल, यू नो, और टेबल पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे, now this is the object, you know। अभी पोजीशन है इसकी, दिस इज द पोजीशन, यू नो, दिस इज द पोजीशन A, दिस इज द पोजीशन B, दिस इज द पोजीशन C, राइट। केयरफुली ऑब्जर्व, दिस ऑब्जेक्ट हैज टेंडेंसी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट। याद रखना है कि बाबा ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने टेबल पे रखा वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। 2 स्टेट बोला ना न्यूटन ने, 2 ही स्टेट होती हैं बॉडीज की, एक तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होती है, रेस्ट, या फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होती है, मोशन, क्लियर। अब इसकी जो पोजीशन है वो मैं चेंज कर सकता हूं, अगर पोजीशन मैंने चेंज किया तो याद रखना है ये बॉडी का स्टेट चेंज होगा। क्या चेंज होगा, स्टेट। जो पहले इनिशियली अगर आप देखते हो तो देयर इज नो चेंज इन पोजीशन,
सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, ये सिनारियो में रेस्ट के कंडीशन में आपको क्या समझ में आया कि बॉडी देयर इज अ नो चेंज इन पोजीशन। तो नो चेंज इन पोजीशन को ही हम कहा बोलते हैं, रेस्ट। एक वर्ड हम यूज करते हैं स्टेशनरी, क्लियर। बट दूसरी चीज अगर आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे मैं एक स्लोप लेता हूं, स्लोप पे मैं क्या करता हूं, यही ऑब्जेक्ट को यहां पे कुछ इस तरीके से प्लेस कर देता हूं, क्लियर। तो क्या होगा, इसकी स्टेट अभी किस में आ गई है, कंटिन्यूअसली पोजीशन में क्या होगा इसका चेंज। तो डेफिनेटली बॉडी किस में आ रही है, मोशन। मोशन यानी क्या समझ में आया आपको, अभी आपको सिनारियो में हर चीज समझ में आएगी। न्यूटन के जो लॉज है ना, कितने 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 सिंपल है, लेकिन हम वो मार के नहीं ले पाते, हम वो समझ भी नहीं पाते। जिंदगी चली जाती है लेकिन हम समझ नहीं पाते, ठीक है। पूरी जिंदगी चल जाती है, खाली हमारी जिंदगी दूसरों को नाम रखने में चल जाती है, खुद में इंप्रूवमेंट में नहीं जाती, ठीक है। तो दूसरे की गलतियां निकालने से अच्छा है खुद की गलतियों पे काम करो, गलतियां डेवलप करो। दैट इज अ वे ऑफ लाइफ। मैं हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ, हमेशा मैं आपको सही डायरेक्शन में देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो हो रहा क्या है यहाँ पे कि कंटिन्यूअसली चेंज इन पोजीशंस, ओके, कंटिन्यूअसली। एक वर्ड आई हैव टू अप्लाई, दैट इज कंटिन्यूअसली. So what you are observing, there are the Newton's three laws there. One is law of inertia, that every object has a tendency to remain in the state of the rest. एक तो ऑब्जेक्ट आहे बेटा, तिथं कशामध्ये राहणार, रेस्ट मध्ये राहणार. किंवा एक ऑब्जेक्ट या कंटिन्युअसली पोझिशन मध्ये काय होत राहते बेटा, चेंज. म्हणजे त्या बॉडीचा काय फॉर्म व्हायला रे, मोशन फॉर्म व्हायले. म्हणजे दोन स्टेट तुम्हाला बेटा सर्वांना समझल्या. एक तो ऑब्जेक्ट एक जगह पे रह रही है, पोजीशन में चेंज नहीं कर रही है, यानी बॉडी की स्टेट कौन सी है, रेस्ट है. या फिर बॉडी कंटिन्यूअसली उसके पोजीशन में क्या कर देती है, चेंजेस करती है. या फिर वो बॉडी का चेंज ऑफ स्टेट होता है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन. क्लियर. तो दो ही स्टेट होती है बेटा, दो ही स्टेट होते हैं. एक तो ऑब्जेक्ट किस में रहती है, रेस्ट, या फिर ऑब्जेक्ट किस में होती है, मोशन. इससे पहले मैंने एक आई थिंक एक सर्कुलर मोशन पे मैंने एक सेक्शन पे एक वीडियो बनाया था. वहां पे मैंने बोला था की बाबा पानपट्टीवर जे उभी टाकतात लोक ते फुकत राहतात इकडे तिकडे तिकडे इकडे. बोलो जुबान केसरी. त्यांची स्टेट म्हणजे कोणती स्टेट आहे, रेस्ट स्टेट आहे. म्हणजे त्यांचे पोझिशन चेंज होतात का बेटा, नाही होत. यानी अगर आप देखते हो कि जो पान पट्टी पे थूकने वाले जो बोलो जुबान केसरी वाले लोग होते हैं, उनकी स्टेट चेंज नहीं होती, वो एक ही पोजीशन पे खड़े होते हैं और गप्पा हकते हैं, राइट. तो इसके वजह से वहां पे चेंज कब होगा, जब वो थूकते थूकते हुए जाएंगे. समझ में आ रहा है. तो दो ही स्टेट होती हैं. एक तो ऑब्जेक्ट किस में होती है, रेस्ट, या फिर ऑब्जेक्ट किस में होती है, मोशन. और चेंज ऑफ स्टेट में कर सकता हूं, रेस्ट टू मोशन ला सकता हूं, मोशन टू किस में ला सकता हूं, रेस्ट में ला सकता हूं. By applying the one quantity, one physical quantity, and that quantity, now tell me, यहाँ पे change of state हो सकता है from rest to motion, motion to rest, vice versa, by applying the one quantity, and that quantity is nothing but what, force. ये फोर्स ही है जिसके कारण मैं चेंज ऑफ स्टेट कर सकता हूँ फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट. क्लियर. तो यही लॉ ऑफ इनर्शिया है. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया, द एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ टेंडेंसी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन अनलेस वी कैन अप्लाई द फोर्स ऑन टू इट. और वो फोर्स बैलेंस है कि अनबैलेंस है, बाद में हम समझेंगे. वो अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए. अगर आप डिफरेंट बुक्स का रेफरेंस लेते हो तो पूरा ये सिनारियो आपको समझ में आता है. क्लियर. अब ये जो वीडियोस में जो एनर्जी दिखती है ना, आप ऑफलाइन क्लास में आओ, इससे 10 गुना एनर्जी आपको दिखेगी. ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन है. याद रखिए, ऑनलाइन में कैसा है मालूम है, हर एक लेवल का बच्चा, पता नहीं है, हायर लेवल के देखते हैं जनरली. ठीक है. तो यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करो. एक क्वांटिटी चेंज करती है जो कि चेंज ऑफ स्टेट कर सकती है. वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फोर्स ही होती है. क्या होती है, फोर्स ही होती है. क्लियर. यानी फोर्स चेंज कर सकता है स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट. Are you understanding? So that is called as a law of inertia. यही लॉ को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया का लॉ बोलते हैं. क्लियर. क्लियर. Are you understanding? Now we'll move on the next one law. नेक्स्ट लॉ की तरफ जाते हैं. that is a law of momentum. So heading लेता हूँ यहाँ पे. that is a law of what,
momentum. So what is the meaning of the momentum? Can you tell me? No. We are only strive for the marks. 100 out of 100, 98 out of 100. हाँ, उससे टैलेंट नहीं झलकता. समझ में आ रहा है? टैलेंट अगर आपको बनना है तो नॉलेजेबल पर्सन बनो, ऑटोमेटिक आपका प्रोग्रेस होगा. 10th and 12th and NEET JEE, these are the only criteria to join the courses. But remember one thing, if your knowledge is perfect, वो कोर्स में भी आपको क्या करना पड़ता है, टॉप पे रहने के लिए नॉलेजेबल पर्सन ही बनना पड़ता है. तो ऑलवेज नहीं, क्या मेरा ऐसा मानना है, मार्क्स के पीछे मत भागो, ओनली स्ट्राइव फॉर द नॉलेज. ओके, ये नॉलेज ही ऐसी चीज़ है ना, आने वाले आपको 10 से 12 साल में आपका रिजल्ट आपके नॉलेज पे डिपेंड होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द मार्क. तो ऐसा थोड़ी होता है, हर एक लेवल का स्टूडेंट जो होता है ना वो सेम ही होता है, कोई लेवल नाम की चीज़ नहीं होती है. लोग मानते हैं ना वो लेवल का बच्चा नहीं है, उसकी लेवल कम है, लेवल ज़्यादा है. हु आर यू टू डिसाइड द लेवल ऑफ द स्टूडेंट? ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट बी द इक्वल. हर एक स्टूडेंट इक्वल है. याद रखिए, आइंस्टाइन, अगर आपके आइंस्टाइन की स्टोरी, अगर आपको मोटिवेशन चाहते हो तो आइंस्टाइन का रीडिंग करो. ठीक है, आइंस्टाइन बहुत एवरेज था, उसको कुछ नहीं आता था उन्हें, लेकिन फ्यूचर पता था क्या वो क्या करेगा. तो याद रखिए, हर एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी होती है. माँ बाप का वहाँ पे क्या होना चाहिए, रोल इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. जो बच्चा चाहता है, जो बच्चा जहाँ सीखना चाहे, आप उनको मत रुकाइए. बच्चा, याद रखिए, दिस इज़ फॉर द 8 फाउंडेशन क्लास, एम आई राइट? तो इससे पहले मैं कभी लेक्चर नहीं दिया माँ बाप के बारे में, लेकिन जब ये बात आती है 8, 9, 10 की, ये जब बात आती है फ्रॉम द 6 to 10th की, तो पेरेंट का रोल ही इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो पेरेंट ने खुद सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि बच्चा अपना क्या चाहता है, बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे, उस इंटरेस्ट के हिसाब से उसने काम करना चाहिए. ठीक है, नहीं तू 98 लाना चाहिए, तू 100 लाना, मेरा बच्चा बहुत होशियार है, कुछ नहीं होता. ये सब फिजूल की बातें होती, याद रखिए. हाँ, हर एक पेरेंट को लगता है कि मेरा जो बच्चा है ना वो झलके फोटो आए उसकी. ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करते हो, अगर आप उसको बर्डन डालोगे तो इन फ्यूचर डिप्रेशन जो नाम की जो चीज़ बढ़ रही है ना आजकल, इसका रीज़न ही हुई है पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन. ठीक है, वो बच्चा क्या चाहता है कोई नहीं समझ पा रहा, बच्चा किधर सीखना चाहता है वो समझ नहीं पा रहे, ज़बरदस्ती उसको वो कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर द पेरेंट्स. याद रखिए, मैं हमेशा याद रखिए बच्चों का मोटिवेशन में काम करता हूँ. ठीक है, वो बच्चा फ्रॉम द लोअर लेवल से ऐसा फुल के वो काम करे. ठीक है, तो ये जो टीचिंग का स्किल्स है ना वो लोअर सेक्शन के लिए काम करते हैं, नॉट इन केस ऑफ द अपर. सो मोमेंटम मीन्स व्हाट इज मीन बाय द मोमेंटम? कैन यू टेल मी? सो मोमेंटम, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड यू कैन टेक द वेलोसिटी. So what is mean by the momentum here? It is nothing but the product of mass and velocity there. ठीक है, mass velocity का product यानी हमारे लिए momentum है. So what is the law of momentum? The rate of change of momentum of an body occurs only when there is an unbalanced force acting upon it. So that is a statement of the Newton's second law of motion. Clear? So what is the law of momentum there? There is a rate of change of momentum. पूरा समझा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट किया हूँ, चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया. याद रखिए, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम में चेंज अगर होता है तो डेफिनेटली विच रिप्रेजेंट्स अस कि बॉडी पे डेफिनेटली अनबैलेंस. आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. व्हाट इज मीन बाय द अनबैलेंस्ड फोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय द अनबैलेंस्ड फोर्स? इसको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, पूरा समझाऊंगा एकदम सिंपल तरीके से, कुछ नहीं है, एक सिंपल है, सिंपल चीज़ है. चलो मान लेते हैं आई विल टेक द लीनियर मोशन हियर. हाँ, ये तो आपला 6 फाउंडेशन का स्टूडेंट भी सांगते हैं ना बेटा. तो मुझे बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय द लीनियर मोशन हियर. नाउ आई एम टेकिंग द वन व्हीकल हियर. माय कार सुपर फास्ट कार है. अपनी सुपर फास्ट कार कौन सी है? BMW है, यू नो. अब ये गाड़ी जो जा रही है एक स्ट्रेट लाइन पे, क्लियर? तो इसको कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी मिली होगी, क्योंकि पोजीशन में चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी वेलोसिटी मिल रही है. चलो मान लेते हैं वेलोसिटी अभी उसका 30 किलोमीटर पर आवर है, क्लियर? बट जैसे ही गाड़ी यहाँ पे आती है
ऐसे गाड़ी यहाँ पे आती है, तो व्हाट हैपन, मैं यहाँ से आता हूँ और गाड़ी पे क्या कर देता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ. सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, इसको थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. सो व्हाट हैपनिंग, कार हमने लिया था, एक कार को हमने डिस्कस कर रहे थे कुछ इस तरीके से, और कार स्टार्टिंग में आपको पता है यहाँ थी, इज दैट राइट. तो कार को जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, दैट इज आई विल टेक द यू, कार की इनिशियल वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय द यू हियर, एम आई राइट, वो कितना होती है, 30 किलोमीटर पर आवर होती है. बट क्या होता है, जैसे ही कार यहाँ पे आई, ठीक है, कार यहाँ पे आई तो इधर से किधर से तो फोर्स अप्लाई हो गया होगा, तो यहाँ पे गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज हुआ, विल टेक द वी बी द फाइनल वेलोसिटी 50 हो गया किलोमीटर पर आवर. सो व्हाट डज द न्यूटन लॉ इज सेइंग टू अस, न्यूटन लॉ क्या बोलता है हमें कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम. अब मुझे बताएंगे कार का जो वजन है, मास है, मास तो मुझे बताएंगे, चलो मान लेते 1000 kg है, ये मास है, ये मास है कार का, ठीक है. तो उधर 1000 kg, तो इधर भी 1000 kg ही रहा है, समझ में आ रहा है. तो मास, कंजर्वेशन ऑफ द मास क्या बोलता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इज दैट राइट. इफ यू टेक द कंजर्वेशन ऑफ द मास, मास को ना क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, क्लियर. मास तो कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है. तो कार का मास नहीं चेंज हुआ, लेकिन कार की क्या चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई. सो व्हाट विल बी हैपनिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हियर, व्हाट हैपन, सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, यू नो. सो व्हाट हैपनिंग हियर, कार का तो मास चेंज हुआ, लेकिन वेलोसिटी चेंज हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर किधर तो भी ड्यूरिंग दिस सिनारियो कार पे क्या अप्लाई हुआ था, फोर्स. क्या अप्लाई हुआ, फोर्स. अभी मैंने बोला ना, एक क्वांटिटी है जो कि मैं अप्लाई जब करूंगा तो क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है. और वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो याद रखना है, वेलोसिटी कम ज़्यादा होगी तो मोमेंटम कम ज़्यादा नहीं होता. यानी क्या समझ रहा है, चेंज हो रहा है ना मोमेंटम में, मोमेंटम यानी क्या, मास में चेंज नहीं होता, वेलोसिटी में चेंज होता है. बाय अप्लाइंग द वन क्वांटिटी एंड दैट क्वांटिटी इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ फोर्स. वही क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं. तो ये फोर्स ही ऐसा कलाकार है जो कि क्या करता है, चेंज इन मोमेंटम करता है बॉडी का. और वो चेंज इन मोमेंटम करने वाला जो लॉ है वो न्यूटन का सेकंड लॉ है, क्लियर. सो दैट इज व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ, कैन यू टेल मी. हाँ, मैंने बोला था 2 टाइप के कैलकुलस होते हैं बाय यूजिंग द मैथमेटिकल फिजिक्स. 9th फाउंडेशन में मैंने पढ़ाया, 8th फाउंडेशन में भी पढ़ाया, क्लियर. अगर आप देखते हो तो कैलकुलस 2 टाइप के होते हैं. एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस. तो डिफरेंशियल कैलकुलस क्या दिखाता है, चेंज दिखाता है. लेकिन ये कब समझ में आएगा, जब आपको एक चीज़ के बारे में पता हो, फंक्शन के बारे में, बट आपको ये भी नहीं पता, तो आप कैसा फाउंडेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फिर आप खाली फोकट के पैसे भर रहे हो, ठीक है. याद रखिए, लूटना अलग बात है, झूठ बात करके लूटना अलग बात है. याद रखिए, हमेशा रियल देना के लिए बहुत पोटेंशियल लगता है, मैं बात करके नहीं दिखाता हूँ, ठीक है. आई विल प्रूव बाय माई टेकिंग द एक्शन ओनली, ठीक है. तो क्या हो रहा है, कैलकुलस के 2 टाइप है, एक होता है डिफरेंशियल और दूसरा होता है इंटीग्रल. अभी तो ऑफर चल रही है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट लगाओ, तीसरा फ्री. ऐसा ही हो, ऐसा जगह जाओगे, सेल में कभी कपड़े खरीदते हो क्या, कपड़े खरीदोगे, यू नो द क्वालिटी ऑफ द सेल, यू नो. आप जाओगे, आप किसी के इधर जाओगे तो क्या सेल में जाके क्या आप खरीद करके आते हो क्या, 20,000 में साल भर के कपड़े, आपको पता है ब्रांड, ठीक है. वहाँ पे आप ब्रांड देखते हो ना, आप क्वालिटी देखते हो, इज दैट राइट. तो वैसी चीज़ है, आप इस जगह ऐसी जगह पे कोचिंग लगाइए जहाँ जिस जगह पे नहीं क्या उसको टैली करने दीजिए ना. व्हाट इज ओके, लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, टीचिंग प्रोसेस क्या होता है, वो फॉलो करने दीजिए, तब जाके आप वो डिसीजन मेक करो ना, ठीक है. दूर से डिसीजन कैसे मेक करोगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे. तो कुछ जने का दुकान दूसरी गलती निकालने से ही चला है आज तक, ठीक है. गलतियाँ निकालो, आप एक दूसरे की गलतियाँ निकालो, मतलब क्या है. लेकिन याद रखो, मेरा नेचर ऐसा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है. बिकॉज आई एम डूइंग द टू मच हार्ड वर्क. रात दिन में काम करता हूँ मेरे स्टूडेंट के लिए, रात दिन में करता हूँ, ठीक है. नहीं मैं किधर जाता हूँ, छुट्टियाँ लगे हैं, गाँव को जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, घूमना चाहिए, नहीं जाता हूँ, कर रहा हूँ ये काम, ठीक है. तो इसका मतलब है, आप याद रखिए, हमेशा जो चीज़ बोली जाती है होती नहीं है, आप खुद जाके टैली कर लेना कभी भी.
तो यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में क्या हुआ, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। तो डेल्टा क्या दिखाता है, चेंज दिखाता है, इज राइट। तो चेंज इन मोमेंटम, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम, चेंज इन टाइम। अगर आप देखते हो तो मास चेंज नहीं होता तो कभी उसको ले सकते क्या, डेरिवेटिव नहीं ले सकते। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। तो ये तो डेफिनेशन आपकी कहाँ के निकाले आपने, एक्सेलरेशन के लिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। सो दैट्स व्हाई फोर्स इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमें मिलता है, दैट इज अ मास इनटू व्हाट, एक्सेलरेशन मिलता है। क्या मिलता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही मिलता है। क्लियर। तो ये क्या सिंपल चीज़ें नीट में पूछी जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ये लॉज ही नहीं पता होंगे और इनका एप्लीकेशन अगर पता नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा, ठीक है। नाउ थर्ड लॉ की तरफ मैं जाता हूँ, और वो ज़्यादा मैं टाइम नहीं डालूंगा उसमें क्योंकि ज़्यादा प्रवचन में टाइम गया। इट इज़ द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन लॉ हियर, ठीक है। मैंने पहले बोला, चलो मान लेते एक वॉल लिया मैंने, ठीक है, मैंने समझाया भी, लेकिन वो न्यूमेरिकल के टाइम पे अलग होता है, ठीक है, वो इंटेंसिटी अलग होती है। एक पर्सन आया, ये लेटर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ओके। तो इस पर्सन ने फोर्स अप्लाई किया। अब ये बॉडी जो है स्टार्टिंग में कहाँ पे, रेस्ट में, इधर राइट, ये बॉल तो ये जगह पे से हिलना चाहिए था। मैंने अभी तो बोला वी कैन चेंज द स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन एंड मोशन टू रेस्ट, क्लियर। बट ये क्यों नहीं जाती है, क्योंकि इसने अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। दो फोर्स, ये फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, जिसके कारण रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितना हो रही है, जीरो हो रही है। कितना हो रही है, जीरो। क्लियर। तो आपने क्या अंडरस्टैंड किया कि मैंने पहले बोला, पहले लॉ में समझाया कि इनर्शिया जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, व्हेनेवर द बॉडी, अगर मैं एक स्टेट में लिखूंगा तो एक ही स्टेट में रहना चाहती है। चेंज ऑफ स्टेट अगर होगा तो डेफिनेटली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इज दैट राइट। तो यहाँ पे जो वॉल है वो तो रेस्ट में रही, हाँ, उसका अगर मोशन फॉर्म करना है तो फोर्स अप्लाई किया ना, लेकिन वॉल का क्या मोशन फॉर्म हुआ, क्या नहीं हुआ ना। यानी क्या हुआ, वॉल ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जो कि मेरे फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इज दैट राइट। तो एक्शन रिएक्शन लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, हर एक एक्शन का रिएक्शन फॉर्म होता है, और याद रखिए वो दूसरे को एक दूसरे को बैलेंस कर देता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। सो आई होप जो स्टूडेंट्स है जो 8 फाउंडेशन के, उनको पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन क्या किया, इन द फर्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। इन द इंट्रोडक्शन में स्टडीड अबाउट व्हाट इज मीन बाय द फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो हम जो नेचर के रूल्स है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और किस तरीके से ये नेचर बिहेव करता है उस तरीके से हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, नॉट इन द केस ऑफ द वर्ड्स ऑफ द बुक। बुक के प्रति हम कॉपी पेस्ट नहीं मारता हूँ मैं, याद रखिए, खुद का डाटा खुद बनाना, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो रियल जो हमें दिखाता है वो न्यूटन दिखाता है, बट इमेजिनेशन यानी इमेजिनरी जो लॉज बनाए वो आइंस्टाइन ने बनाए, ठीक है। रिलेटिविटी में बाद में बोला ना आपको, ये प्रॉमिस है मेरा, समझाऊंगा। बाद में हमने क्या लिया, न्यूटन के लॉज को स्टडी किया, क्योंकि अगर एक चैप्टर को मेरे को स्टडी करना है तो फोर्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, इज दैट राइट। फोर्स के बारे में स्टडी करना है तो न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को न्यूटन के 3 लॉज यहाँ पे लेने पड़े। That is the first law, that is the law of inertia. Second law, that is the law of momentum. And third law कौन सा है, एक्शन एंड रिएक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि every object has a tendency to remain in the state of the rest or in the state of the uniform motion unless we can apply the unbalanced force onto it. That is the Newton first law. What is mean by the Newton second law? That is the law of momentum. The rate of change of momentum of an body occurs only when there is an unbalanced force which is applied on it. यानी यही चीज है जो कि कार की वेलोसिटी में क्या कराती है, चेंज कराती है। और चेंज इन वेलोसिटी अगर होती है तो बॉडी का क्या फॉर्म होता है, एक्सेलरेशन फॉर्म होता है। यानी फोर्स ही है जो बॉडी का क्या फॉर्म कराता है, एक्सेलरेशन फॉर्म कराता है, इधर राइट। तो फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आया सबको। देन वी हैव स्टडीड अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। ये बॉल जो कि रेस्ट में थी, फोर्स अप्लाई कर रहा था, इसका मोशन फॉर्म होना था, चेंज ऑफ स्टेट होना था, लेकिन नहीं हो पाया। यानी इस बॉल ने क्या फॉर्म किया, रिएक्शन फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया है, रिएक्शन फॉर्म किया है। क्लियर।